का उदाहरण है। आगे देखते हैं अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ। जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति, खर्च करना या विनिमय करना न हो, बल्कि इसके अलावा अन्य प्रवृत्ति हो, तो उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण देखा जाए तो जो प्रवृत्ति में दया, माया, प्रेम जैसी संवेदनाओं से प्रेरित होकर मानवीय प्रवृत्ति करता है, तो उसे हम अनार्थिक प्रवृत्ति कहेंगे। जैसे कि एक बहन अपने भाई के कपड़े को प्रेस करती है, तो बदले में वो दया के बदले में वो प्रेस करती है। उसके भाई के पास से उसे कोई पैसे की अपेक्षा नहीं है या आय की अपेक्षा नहीं है। दूसरा देखा जाए तो यदि माली किसी के बगीचे में काम करता है, तो वो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाएगी, जबकि माली अपने घर में यदि फूल लगाएगा तो बदले में उसको कोई आय प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो अनार्थिक प्रवृत्ति है। वो दया, माया के कारण वो प्रवृत्ति कर रहा है। तो हमने आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ देखा और अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ देखा। अब उसमें हम आगे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र और व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र किसको कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जिस अध्ययन में अर्थतंत्र का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए, तो उसे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही इकाई का उल्लेख हो या एक ही इकाई को बताया गया हो, तो उसे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कहेंगे। मगर जिस अध्ययन में अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो, तो उसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यापक में यहाँ पर बाजार में जो अनेक इकाई है उसके बारे में देखा जाता है, जैसे कि कुल मांग, बाजार मांग, ये सब व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र के उदाहरण है। यदि व्यक्तिगत मांग को देखा जाए या व्यक्तिगत पूर्ति को देखा जाए, तो वो सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र में एक ही इकाई का अभ्यास होता है, जबकि व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र में एक से अधिक इकाइयों का अभ्यास होता रहता है। तो बच्चों, ये अपने को इसमें समझने का है। आगे देखें तो आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति। आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति हम तीन तरह से कर सकते हैं। आर्थिक जानकारी हम तीन तरह से
प्राप्त कर सकते हैं। एक भाषा के द्वारा वर्णात्मक स्वरूप में, दूसरा आंकड़ों के द्वारा और तीसरा आकृति के द्वारा। यहाँ पर 3 बातें बताई गई है। ये 3 बातें द्वारा या 3 मुद्दे द्वारा हम आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाषा द्वारा भी अपने को आर्थिक जानकारी मिल सकती है, या कोई आंकड़े भी बताए जाए तो भी हम आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कोई आकृति द्वारा भी अपने को बताया जाए तो भी आप आर्थिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पर गरीबी का प्रमाण या बेकारी का प्रमाण कितना है कितना नहीं है वो पता चल सकता है। आगे देखते हैं सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। सांख्यिकीय जानकारी का महत्व 4 बातों से देखा जाता है। एक, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। दूसरा, दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए। और तीसरा, तुलनात्मक अभ्यास या अध्ययन करने के लिए। और चौथा है संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए। यहाँ आप सांख्यिकीय जानकारी इन 4 बातों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और ये सांख्यिकीय बातों का या जानकारी का महत्व इन 4 बातों से होता है। उसमें पहला देखते हैं, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है, इसलिए सांख्यिकीय जानकारी का महत्व है। अर्थशास्त्र में 2 आर्थिक चलों के बीच कार्य कारण के संबंधों की जांच करके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। इन सिद्धांतों की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए आधारभूत प्रस्तुति के लिए सांख्यिकीय जानकारी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यदि आप व्यवहारिकता की जांच करना चाहते हैं तो पूरी जांच सांख्यिकीय जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही हो सकती है। उसका उदाहरण देखा जाए तो बरसात और कृषि उत्पादन के बीच का संबंध, कीमत और मांग के बीच का संबंध, लाभ और उत्पादन के बीच का संबंध सांख्यिकीय आधार के साथ प्रस्तुत किया जाए तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत सही है या नहीं है उसकी हम जांच कर सकते हैं। यदि सांख्यिकीय यानी कि संख्या कम आती है तो आप कह सकते हो कि सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकारा नहीं जाएगा। मानो उसकी संख्या का महत्व ज़्यादा है या उसको महत्व कई लोग दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय जानकारी का महत्व सिद्धांत के बारे में ज़्यादा है, यानी कि ये सिद्धांत अपने को महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों ने उसको महत्व दिया है इसीलिए। दूसरी बात देखी जाए तो दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए यहाँ पर अपने देश की कैसी दशा है, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है और उसका क्या उपाय हो सकता है या कारण हो सकता है, वो हम सांख्यिकीय जानकारी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि अपने को दशा और दिशा देश की जाननी है तो अपने को सांख्यिकीय जानकारी होनी चाहिए।
तभी हम कह सकेंगे कि अपने देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरी बात है तुलनात्मक अध्ययन के लिए। यहाँ पर सांख्यिकीय जानकारी के द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन अर्थात एक से अधिक बातों का अध्ययन, यानी कि दो बातों को तुलना की जाती है। सही है। जैसे कि गरीबी में दो बातें आती हैं, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी। तो यहाँ पर दोनों की जो सांख्यिकीय जानकारी है, वो सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर हम कह सकेंगे कि ग्रामीण गरीबी का प्रमाण ज़्यादा है या शहरी गरीबी का प्रमाण ज़्यादा है। यदि शहरी गरीबी का प्रमाण या सांख्यिकीय संख्या ज़्यादा है तो हम कह सकेंगे कि शहरी गरीबी ज़्यादा है। चौथी बात संक्षिप्त में प्रस्तुत के लिए। यदि आप कोई भी बात को संक्षिप्त में बताना चाहते हो तो आप सांख्यिकीय बातों द्वारा बता सकते हो। यदि देश की वस्तु जाननी है तो यहाँ पर उसको संख्या में बताई जाएगी तो आप मानोगे कि अपने देश की संख्या, जनसंख्या यानी कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर सांख्यिकीय जानकारी का महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। दूसरा, हम दशा और दिशा का रुझान जान सकते हैं। तीसरा, तुलनात्मक अभ्यास कर सकते हैं। और चौथा, संक्षिप्त में उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। इसलिए हम सांख्यिकीय जानकारी का महत्व मानते हैं या जानते हैं। आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।